हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपका जो नोटिफिकेशन यूपी टेट का है वो जो है बहुत ही जल्द जो है आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि जो ये महीना जो चल रहा है मार्च का, इसके लास्ट वीक तक या हो सकता है कि अप्रैल प्रथम सप्ताह में आपको जो है यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ठीक, क्योंकि आयोग की बैठक हुई है और उसमें जो है जो फीस कलेक्शन करेगा जो बैंक जो है उसका जो है फाइनल कर लिया गया है उस बैंक को। ठीक है, एक्सिस बैंक शायद फाइनल किया गया है। तो अब ऐसे में आपको जो है अपनी कमर कस लेनी चाहिए और तैयारी में जुट जाना चाहिए। ठीक, देखिए हम क्या कराने वाले हैं। हम आपको जो है दोस्तों, जैसा मैंने पहले ही वादा किया था कि हम जो है आपको पूरी जो बेसिक शिक्षा परिषद की जो किताबें चलती हैं उसका हम 1 शॉट वीडियो एक एक किताब का लेकर जो है आएंगे। ठीक है, तो ये इस जो है मतलब सेगमेंट की ये पहली वीडियो होने वाली है। ठीक है, और हमने जो है इसमें कक्षा 4 की जो आपकी कलरों यानी कि हिंदी को जो किताब चलती है उसका जो है पूरा 1 शॉट में, तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा कवर मतलब मिलेगा। ठीक है, पूरा एकदम 1 शॉट इसमें जो है पूरा कंप्लीट मिलेगा, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। और ये 2026 की जो नई किताब आई है मैं उसको जो है कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं और धीरे धीरे इसको जो है कवर करते हैं। देखिए कक्षा 4 में आपकी जो किताब चलती है हिंदी की, उसका नाम है दोस्तों कलरों कक्षा 4। अच्छा, अब आप पूछेंगे हम जो है कक्षा 4 से ही क्यों शुरू कर रहे हैं। तो देखिए क्लास 3 से जो दोस्तों क्लास 4 से ही जो है कंटेंट जो है थोड़ा मतलब देखने को मिलता है। 1, 2 और 3 में बहुत ही बेसिक नॉलेज है, उसका मतलब पढ़ना जो है मेरे हिसाब से तो तर्कसंगत नहीं लगता है, क्योंकि उसमें बहुत कमी जानकारी दी गई और वो छोटे बच्चों के लिए ही पर्याप्त है। ठीक है, तो हम जो है क्लास 4th से जो है शुरू करेंगे। ठीक, तो अभी हम कक्षा 4 की जो कलरों की किताब है उसको हम शुरू कर रहे हैं। ठीक, और ऐसे धीरे धीरे करके सारी किताबें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और इस मतलब ये अगर यह समाप्त होता है वीडियो, तो इसका जो मतलब PDF है दोस्तों वो हमारे इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको इसकी PDF जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 4th बेसिक शिक्षा परिषद बुक हिंदी की। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी की आपकी किताब होने वाली है। ठीक, चलिए देखिए इसमें हमने क्या किया है कि हमने जो है शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को जो है मतलब सेट कर लिया है। अब मैं चाहता तो इसको डिजिटल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है दोस्तों। ठीक है, कंटेंट बनाओ फिर उसको जो है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करो, एडिट करो, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि आपको जल्दी जल्दी चीज़ें जो है करा दी जाए। ठीक, तो आइए देखते हैं इसमें जो लेखकों जो पहला जो चैप्टर है जहाँ से स्टार्ट होता है उसमें लेखकों की चर्चा की गई है। ठीक, तो प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं, उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई, ठीक है, उनका क्या कार्य रहा। ठीक है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए जो पहले जो हमारे 2 लेखक हैं दोस्तों, उनका नाम है सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है, तो सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इनके जो है दोस्तों बाल गीतों का जो संग्रह है उसका नाम है दूध बतासा। ठीक, और एक और है दोस्तों ये जो है शिशु भारती। ठीक है, तो दूध बतासा जो है और शिशु भारती इनके बाल गीतों का संग्रह है। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी जी के। देखिए इनका अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म बिंदकी एक ग्राम पड़ता है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में। ठीक है, फतेहपुर मतलब एक स्थान है वहाँ। ठीक है, देखिए अब बस इसमें जो है जितना मतलब इतना ही थोड़ा सा ही इनके बारे में था। ठीक, अब अगले जो हैं दोस्तों, अगले जो लेखक हैं जो कवि हुए, ठीक, उनका नाम है दोस्तों सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली, यानी कि सलीम अली। ये क्या है दोस्तों, एक पक्षी वैज्ञानिक हैं। ठीक है, देखिए इनका जन्म सभी लोगों ने मतलब पढ़ा होगा सलीम अली के बारे में। ठीक, देखिए जन्म इनका हुआ था दोस्तों 12 नवंबर 1896 ईस्वी को, और इनकी मृत्यु हुई 27 जुलाई 1987 को। ठीक है, देश के प्रथम पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, और इनको सम्मान मिला दोस्तों पद्म विभूषण। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि इनको जो है दोस्तों पद्म विभूषण वो किस वर्ष दिया गया था। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग
ज़रूर इसको बताएंगे। देखिए अब अगले हैं दोस्तों, अच्छा यहाँ देखिए कह रहा है कि एक जो है अधिनियम है जिसका नाम है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, देखिए ये पारित हुआ था दोस्तों 1972 में। अच्छा किस उद्देश्य के लिए पारित किया गया, तो देखिए जो जंगली जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं दोस्तों और पेड़ पौधे, इनका जो है संरक्षण सुचारू रूप से हो सके, उसके लिए सरकार ने जो है दोस्तों 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया। ठीक है, अच्छा बताइए दोस्तों, अच्छा वन्यजीव जो दिवस है दोस्तों ये 3 मार्च को मनाया जाता है। और आप लोग बताइएगा कि 2026 में जो अभी 3 मार्च जो है बीत चुका है, ठीक है, तो इसका जो है विषय क्या रहा, यानी कि थीम आप लोग 2026 की जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगले जो पर्सनालिटी हैं, ठीक है, महात्मा गांधी जी, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, देखिए इनका पूरा नाम दोस्तों सभी को पता है, मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म इनका कब हुआ था दोस्तों, तो 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, ठीक, एक जगह है गुजरात में, वहाँ इनका जन्म हुआ था गांधी जी का। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो करमचंद गांधी। और इनके पिता जो थे वो कहाँ के दीवान थे दोस्तों, तो ये राजकोट जो गुजरात में पड़ता है वहाँ के ये दीवान थे इनके पिताजी। ठीक है, इनके लिए पुस्तक लाए थे इनके पिताजी, उसका नाम था श्रवण पितृभक्ति। ठीक है, और श्रवण पितृभक्ति जो पुस्तक थी गांधी जी से ये संबंधित है। ठीक है, कहा जाता है कि जो है दोस्तों इसी को पढ़ के गांधी जी ने जो है उनका जो है हृदय परिवर्तन हुआ था। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं, गांधी जी ने नाटक देखा था दोस्तों सत्य हरिश्चंद्र। अच्छा सॉरी, मैं ऊपर बता दिया कि जो है परिवर्तन जो है श्रवण पितृभक्ति पुस्तक को पढ़ के नहीं हुआ था दोस्तों, बल्कि इन्होंने जो नाटक देखा था गांधी जी ने, ठीक है, वो सत्य हरिश्चंद्र था। ये इस नाटक का गांधी जी के जीवन में बहुत ही जो है ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, इस नाटक की वजह से शिक्षा का जरूरी अंग माना है दोस्तों गांधी जी ने, तो सुलेख को माना है। सुलेख क्या होता है दोस्तों, तो सुंदर अक्षर में जो लिखा गया लेख होता है वही सुलेख कहलाता है। ठीक है, और सुलेख एक प्रकार की क्या है दोस्तों, एक प्रकार की चित्रकला है। ठीक है, तो मतलब लिखने, इन्होंने गांधी जी ने ये कहा कि जो सुलेख है, सुलेख के लिए चित्रकला जरूरी है दोस्तों, मतलब अच्छे लिखावट के लिए चित्रकला जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो गांधी जी ने बेसिकली जो है ड्राइंग पर फोकस किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए गांधी जी दोस्तों इंग्लैंड गए थे। ठीक है, जो है कानून यानी कि बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। अच्छा ये कब गए थे अगर पूछा जाए, तो ये 4 सितंबर 1888 ईस्वी को इंग्लैंड गए थे कानून की पढ़ाई करने के लिए। और वहाँ पर इन्होंने दोस्तों लंदन में एक कॉलेज था इनर टेम्पल करके, वहाँ जो है इन्होंने दाखिला लिया था। ठीक है, और इंग्लैंड से ये वापस आए दोस्तों तो 10 जून 1891 में। ठीक है, अब देखिए दक्षिण अफ्रीका, देखिए ये 2 देशों की इन्होंने यात्रा की थी, एक इंग्लैंड एक दक्षिण अफ्रीका। तो अगर पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका ये कब गए थे, तो ये 1893 में गए थे दोस्तों। ठीक है, अच्छा क्या करने के लिए, तो इनके एक दोस्त थे दोस्तों जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, तो उनके केस की जो है वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। और यहीं पर इनको जो है दोस्तों जो है भयंकर नस्ली भेदभाव का भी सामना करना पड़ा था गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी को अच्छा आप लोग बताइएगा कि गांधी जी को किस स्टेशन से इनको जो है वापस उतार दिया गया था। ठीक है, उस स्टेशन का नाम बताइएगा। ठीक है, देखिए अब दक्षिण अफ्रीका से ये दोस्तों वापस आए। ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, और इसी 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हर साल जो है भारत में मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने दोस्तों नटाल जो है दोस्तों इंडियन कांग्रेस की जो है स्थापना की थी 1894 ईस्वी में, दक्षिण अफ्रीका में ही, साउथ अफ्रीका में ही। ठीक है, और सभी को पता है कि जो है 9 जनवरी को विश्व जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और आप लोग बताइएगा कि जो है 9 जनवरी 2026 के प्रवासी भारतीय दिवस का विषय यानी कि थीम क्या रहा है। ठीक, तो आप लोग इसको बताइएगा। ठीक है, अब अगली जो लेखक हैं दोस्तों उनके बारे में हम देखते हैं, महादेवी वर्मा जी के बारे में। इनका उपनाम क्या है दोस्तों, तो इनको जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों इनका, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में।
ठीक है। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी है दोस्तों, तो देखिए निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांध गीत, ठीक है, दीप शिखा, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़िया, ये सब इनकी क्या है, प्रमुख कृतियाँ हैं महादेवी वर्मा जी की, ठीक है। और इनकी मृत्यु 1987 को हुई, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं एक दोस्तों बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, इनका नाम है, सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा, दशरथ मांझी के बारे में। माउंटेन मैन ऑफ बिहार और माउंटेन मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं को दोस्तों माउंटेन मैन ऑफ बिहार और माउंटेन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 14 जनवरी 1929 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। स्थान क्या था दोस्तों, तो मेहलोर गांव एक पड़ता है, मेहलोर गांव गया में पड़ता है बिहार में, ठीक है। तो वहाँ ये जन्म हुआ था इनका, ठीक है। इनको क्या था, बेसिकली ये क्यों माउंटेन मैन कहे गए, तो इनकी पत्नी का जो दोस्तों एक बार क्या हुआ कि जो है इनकी पत्नी का तबीयत जो है ख़राब हो गया और रास्ते में मतलब इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो इनकी पत्नी के कहने पर ही दोस्तों इन्होंने जो है पहाड़ों को काट कर एक सड़क बना दी थी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है बहुत ही विख्यात हुए। देखिए अच्छा, वो जो सड़क बनाई दोस्तों उसकी लंबाई थी 110 मीटर और उसकी चौड़ाई 9 मीटर थी और गहराई यानी कि जो हाइट थी, इसकी गहराई हाइट ही होती है ना, तो 7 से 8 मीटर उसकी जो है हाइट रखी गई, मतलब ज़मीन से पहाड़ की जो हाइट थी, ठीक है वो, ठीक है। देखिए अच्छा, इन्होंने दशरथ मांझी पथ इसी को कहा गया, पत्थर काट कर इन्होंने बनाया था, ठीक है, इसलिए ये विख्यात हुए दोस्तों। अच्छा आप बताइएगा कि दशरथ मांझी जी को कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है, और कब मिला है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए अगले हैं दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों कौसानी, ये अल्मोड़ा उत्तराखंड, यूके का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ठीक है, यूके का मतलब उत्तराखंड है दोस्तों, ठीक। तो इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा जिला, ठीक है, कौसानी ग्राम है, ठीक है, उत्तराखंड में वहाँ। देखिए उपनाम इनका क्या था दोस्तों, तो इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सभी लोगों को पता होगा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों वो है लोकायतन, ग्राम्य, चिदम्बरा, ग्रंथि और पल्लव, ठीक है दोस्तों, ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए ये जो क्लास है दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि जो है केवल यूपी स्टेट को ध्यान में रख के बनाई गई है, ठीक है। ये हर जो है वनडे एग्ज़ाम के लिए जो है आप इसको जो है मान के पढ़ सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। तो इनका जन्म दोस्तों 23 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है दोस्तों 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई। जन्म स्थान की बात करें दोस्तों तो ये रत्नागिरी गांव पड़ता है कोंकण महाराष्ट्र में, वहाँ इनका जो है जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम पार्वती बाई था, पिता का नाम था दोस्तों गंगाधर राव। बचपन के इनके जो नाम था दोस्तों, तो इनके बचपन का नाम केशव था। इनकी पत्नी का नाम सत्यभामा बाई था और ये पेशे से क्या थे दोस्तों, एक वकील थे दोस्तों, क्या थे, वकील थे। अच्छा अगर बात करें बाल गंगाधर जी के जो है प्रमुख जो समाचार पत्र कौन कौन से थे, तो इनके 2 समाचार फेमस है दोस्तों, एक तो केसरी है और एक मराठा। केसरी जो है दोस्तों ये मराठी भाषा में है और मराठा जो है ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अच्छा इनको उपाधि जो है लोकमान्य की दी गई, ठीक है, मतलब इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई। अच्छा आप लोग बताइएगा कि लोकमान्य की उपाधि इनको जो है किसने दी थी, ठीक, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा इन्होंने जोर किस पर दिया दोस्तों, तो विधवा विवाह यानी कि जो विधवा पुनर्विवाह है उस पर और महिला शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया था, ठीक है। और इन्होंने विरोध किया दोस्तों, बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया था, लेकिन विधवा पुनर्विवाह का और महिला शिक्षा का जो है इन्होंने समर्थन किया, ठीक है। ये एक उग्रवादी नेता माने जाते हैं दोस्तों। आपको पता होगा तिकड़ी किसे कहा जाता है, तो 3 नेता ऐसे थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों को मिला दिया जाता है तो इनको तिकड़ी कहा जाता था। तो ये क्या है, ये उग्रवादी नेता थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ हमने जो है बताया भी है, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय
और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक जी का जो प्रमुख नारा था दोस्तों वो क्या था? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने ये नारा जो है दोस्तों कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, ठीक है, उसी अधिवेशन में इन्होंने ये नारा दिया था। ठीक। और इसी नारे के विरोध में दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन पर जो है मुकदमा चलाया गया। ठीक है, 1908 ईस्वी में। ठीक है। और यहीं पर जो है 1908 ईस्वी में ही दोस्तों इनको जो है 6 वर्ष की सजा हो गई और इनको मांडले जेल यानी कि म्यांमार का जो जेल था वहाँ भेज दिया गया। ठीक है। और फिर जो है मुंबई की बाजार में जो है इस घटना को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन जनता ने किया। ठीक है दोस्तों। तथा इनकी इसी विरोध में वहाँ की मिलें जो है दोस्तों वो बंद कर दी गई थी, जैसे कपड़ा मिलें जो थी। ठीक है। देखिए इनकी जो पुस्तकें, अभी हमने समाचार पत्र पढ़ा केसरी और मराठा। अब इनकी जो पुस्तकें थे दोस्तों वो इनकी जो कई मतलब 3 पुस्तक हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो गीता रहस्य है, एक ओरियन है और एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तीसरी वाली, इसका नाम है आर्कटिक होम इन वेदाज। ठीक है, आर्कटिक होम इन वेदाज इनकी ये पुस्तक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये कंटेंट दोस्तों इसमें आपको जो ये जो बुक्स है इसमें बहुत लिमिटेड कंटेंट है, इसमें मैंने अपनी तरफ से भी कंटेंट जो है वो उसको ऐड किया हुआ है। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक बेहतर कंटेंट मिल सके। देखिए 1914 में जो है दोस्तों ये मांडले जेल से फरार हो गए। ठीक, बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, तो ये था तो इनके बारे में। अब देखिए कबीरदास जी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए कबीरदास जी का जन्म जो है दोस्तों 1398 ईस्वी में हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। गांव का क्या नाम था दोस्तों? तो लहर तारा नामक गांव के पास। ठीक है, इनकी माता का नाम दोस्तों पता नहीं है, पिता भी इनके जो है पता नहीं है, मतलब अज्ञात है। ठीक, और इनका जो लालन बताया जा रहा है कि इनका जो है जो जन्म हुआ था वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था दोस्तों। ठीक है, और इनको इनके जन्म के तुरंत बाद मतलब कुछ समय बाद जो है जो वो विधवा ब्राह्मणी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि इनका जो लालन पालन किया दोस्तों वो नीमा तथा नीरू नाम के जुलाहे जो थे उन्होंने इनका लालन पालन किया। अच्छा, जुलाहा किसको कहा जाता है? तो जो कपड़ा बुनने वाले जो लोग होते हैं बुनकर, उनको जो है जुलाहा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इनकी मृत्यु जो है दोस्तों 1518 ईस्वी में मगहर उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है वहाँ हुई थी। ठीक है दोस्तों। इनके पुत्र का नाम कमाल था, पुत्री का नाम कमाली था दोस्तों। ठीक है, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। ठीक है दोस्तों। इनके गुरु का नाम जो है दोस्तों वो स्वामी रामानंद था। ठीक, इनकी जो विचारधारा थी दोस्तों वो भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के ये विचारक थे दोस्तों। ठीक है, भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के ये विचारक थे। ठीक है। अच्छा, इन्होंने विरोध किसका किया? तो इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति पाति तथा वाह आडंबर और छुआछूत का भी इन्होंने दोस्तों विरोध किया था। छुआछूत का भी इन्होंने विरोध किया था जो है कबीरदास जी ने। अच्छा, ये समर्थक जो है दोस्तों ये जो है ये किसके समर्थक थे दोस्तों? तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक माने जाते हैं कबीरदास जी। इनका संदेश क्या था दोस्तों? तो सत्य, प्रेम और भक्ति का इन्होंने जो है दोस्तों वो संदेश दिया जनता में। ठीक है, इनकी भाषा जो है दोस्तों सदुक्कड़ी है, यानी कि सदुक्कड़ी यानी कि खड़ी बोली, अवधी, ब्रज और भोजपुरी, इन सब भाषाओं का संकलन इनके जो है भाषा में देखने को मिलता है, जिसको जो है दोस्तों सदुक्कड़ी कहा गया। ठीक, या इसी को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जो ये भाषा थी ये जनसाधारण की भाषा थी। ठीक है, आगे देखते हैं। पंचमेल खिचड़ी जो है दोस्तों इसका इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अगर पूछा जाए जो है किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा दी थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब इनके जो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए कबीरदास जी ने स्वयं कुछ नहीं लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप याद रखेंगे।
उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों का संकलन किया। ठीक है दोस्तों, और उनकी रचनाओं यानी कि वाणियों का जो संग्रह है वो बीजक कहलाता है दोस्तों। बीजक क्या है दोस्तों? इनकी जो वाणियों का एक संग्रह है, मतलब इनकी जो रचनाएं वाणी का जो संग्रह है वही बीजक कहलाता है। बेसिकली इन्होंने कुछ लिखा नहीं था, बल्कि इनके बीजक में क्या है दोस्तों, इनके जो है उपदेश दिए गए हैं। ठीक है, और इन बीजक का जो संकलन था, ठीक है, जो है उनके शिष्यों ने किया। बेसिकली एक शिष्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो धर्मदास उसका नाम है। ठीक है, उसने जो है बीजक का जो है संकलन किया था। ठीक है दोस्तों, तो अगर पूछ लिया जाएगा कि धर्मदास कौन था, तो आप बताएंगे ये कबीरदास जी का शिष्य था। ठीक, देखिए बीजक के 3 पार्ट है दोस्तों, एक साखी, एक है शबद और एक है रमैनी। यानी कि कबीरदास जी की साखियाँ जो है बीजक में हैं, शबद भी इनके बीजक में संकलित है और रमैनी भी इनके जो है बीजक में संकलित है। ठीक, इनके जो प्रमुख दोहे जो है दोस्तों बहुत ही फेमस है। जैसे कुछ दोहा, बहुत सारे दोहों के लिए ही जो है इनका जो है इनको जाना जाता है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि जो है दोहों के सरताज किनको कहा जाता है? कबीरदास जी को, बिहारी को या रहीम दास, किनको कहा जाता है? आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए इनके प्रमुख दोहे जो है दोस्तों वो है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ठीक, आपने पढ़ा होगा। जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है। ठीक है, ये भी इनका दोहा है। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये इन्हीं का जो है दोस्तों फेमस दोहा है। जैसे एक दोहा है इनका कबीरदास जी का, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोय, और जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। ठीक है, इन्हीं का जो है दोहा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, इन्हीं का ये दोहा है। ठीक है, इनका जो दृष्टिकोण था दोस्तों वो मानवतावादी दृष्टिकोण के ये जो है विचारक थे। अब बात करते हैं रहीमदास जी के बारे में। ठीक है, देखिए रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है दोस्तों। देखिए अब्दुल रहीम है, ना कि अब्दुल रहीम। ठीक, याद रखेंगे। उपनाम इनका क्या है दोस्तों, तो इनको जो है दोहों का सरताज कहा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, कबीरदास जी को दोहों का सरताज नहीं कहा जाता है, बल्कि रहीमदास जी को कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनका जो जन्म था दोस्तों वो 17 दिसंबर 1556 पाकिस्तान लाहौर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कवि ये किस कालीन, तो ये मध्यकालीन भारतीय कवि माने जाते हैं रहीमदास जी। इनके पिता का नाम, तो इनके जो पिता का नाम था दोस्तों बैरम खां था। ठीक है, मुगल सम्राट के संरक्षक माने जाते हैं इनके पिताजी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रसिद्ध क्यों है, तो ये दोहों के लिए प्रसिद्ध है, ये और कबीरदास दोनों। ठीक है, देखिए इनकी जो रचनाएं है दोस्तों, दोहे, बरवे, नायिका भेद है। ठीक है, नगर शोभा, मदनाष्टक, रहीम दोहावली, रहीम तत्सई, तो ये सब इनकी जो है दोस्तों रचनाएं हैं। ठीक है, अच्छा ये नवरत्न थे दोस्तों किसके दरबार में, तो अकबर के दरबार में एक नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, अकबर के अगर नवरत्न की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए अब बात करते हैं अकबर के नवरत्नों में। तो देखिए अबुल फजल का नाम आता है। ठीक है, और फैजी का नाम आता है। ठीक है, देखिए अबुल फजल की जो कीर्ति है आईने अकबरी है और अकबरनामा है। ठीक है, फैजी की कीर्ति जो है आप लोग बताइएगा। अबुल फजल का ये भाई था दोस्तों फैजी। ठीक है, ये भी अकबर के नवरत्न में शामिल था। ठीक है, फैजी के बारे में कुछ और जानते हैं। फैजी जो था दोस्तों फारसी के प्रसिद्ध कवि है फैजी जो है। ठीक है, इसकी जो कीर्ति है दोस्तों दीवान, फैजी की जो कीर्ति है दीवान है दोस्तों, उसका नाम है। ये फारसी कविता संग्रह है। ठीक है, नल दमयंती भी इसी का जो है मतलब इसी की रचना है फैजी की। ठीक है, नामक रचना जो है संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। मतलब नल दमयंती जो मतलब इसकी नहीं है, सॉरी, नल दमयंती जो एक रचना है उसका जो है दोस्तों संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइए कि नल दमयंती फिर किसकी जो है रचना है। देखिए तानसेन जो है दोस्तों संगीतकार तथा गायककार था, ये भी अकबर के नवरत्नों में शामिल था। ठीक है, और ये ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तानसेन। ठीक है, ध्रुपद क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है गाया जाता है। ठीक है, देखिए रचनाएं अगर इसकी बात करें तानसेन की, तो नए रोगों का विकास,
ठीक है। दरबारी कान्हड़ा, मियाँ की मल्हार, इसकी जो है प्रमुख कृतियाँ हैं तानसेन की, ठीक है। और अगले हैं दोस्तों बीरबल, ये भी अकबर के जो है नवरत्न थे। अकबर के प्रिय सलाहकार तथा चतुर मंत्री था ये, ठीक है, बीरबल। प्रसिद्ध किस लिए प्रसिद्ध, तो कहानियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आपने सुना होगा अकबर बीरबल की कहानियाँ, ठीक है। और एक जो है दोस्तों राजा टोडरमल, ये भी जो है अकबर के दरबार में नवरत्न में थे, मतलब एक थे नवरत्नों में से। और ये बेसिकली वित्त मंत्री थे, ठीक है, अकबर के। प्रशासनिक सुधारों के लिए इनका योगदान प्रमुख है दोस्तों। अच्छा, इनका संबंध भूमि राजस्व व्यवस्था से था, जिसको दहसाला पद्धति कहा जाता है, ठीक है, उससे संबंधित थे राजा टोडरमल। अगला है दोस्तों राजा मान सिंह, प्रमुख सेना नायक थे ये अकबर के दरबार में, ठीक है। अकबर के दरबारी सेना नायक भी इनको कहा जाता है। अब है दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, प्रसिद्ध कवि तथा सेनापति। उपाधि खान ए खाना की इनको उपाधि अकबर ने ही दी थी। खान ए खाना, खानों का खान, मतलब वो सोना चांदी वाली खान नहीं है। खान एक उपाधि होती है, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है, तो उनमें खानों का जो खान है उसको कहा जाता है खान ए खाना। का मतलब ये होता है अर्थ, यानी कि बहुत ऊंचा तथा सम्मानित पद होता है ये खान ए खाना का, ठीक है, खानों में भी, ठीक है। देखिए फ़कीर अजियाउद्दीन भी अकबर का एक दरबारी, मतलब नवरत्न में से एक था। अकबर के धार्मिक सलाहकार तथा सूफी संत था ये, ठीक है। अकबर का जो दोस्तों ये धार्मिक सलाहकार और सूफी संत था। मुल्ला दो प्याजा, ये भी था अकबर का दरबारी कवि। तो ये बेसिकली 9 जो है अकबर के दरबारी कवि थे, ठीक है। तो अब देखते हैं जो दोस्तों रहीम के प्रमुख जो दोहे हैं उनके बारे में। देखिए ये दोहा आप सभी ने पढ़ा होगा, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, ठीक है। तो ये इनका ही दोहा है। रहीमन पानी राखिए, ठीक है, इसमें श्लेष अलंकार है, ठीक। बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, ठीक, ये इन्हीं का दोहा है। बिगती बात बने नहीं, ठीक, इनका भी यही है, ठीक है, मतलब ये दोहा है, ठीक। और जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर कसत कुसंग, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि लिपटत हाथ भुजंग, यही ये दोहा इनका ही, इन्हीं का है। बड़े बड़ाई ना करे, ठीक है, ये भी इन्हीं का दोहा है। बड़े ना बोले बोल, ठीक। देखिए अब बात करते हैं सूरदास जी के बारे में, ठीक। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हो गई। देखिए इनका जो जन्म है सीही गांव हरियाणा में हुआ था, ठीक है। और इनके पिता का नाम रामदास था दोस्तों। अपवाद ये है दोस्तों कि कुछ विद्वान इनका जन्म आगरा यानी मथुरा सड़क किनारे रूनकता नामक भी ग्राम में मानते हैं दोस्तों, ठीक है। ये जन्म से ही अंधे थे, ठीक है। प्रसिद्ध किस लिए थे, जो कृष्ण की भक्ति के लिए ये दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध हुए, ठीक है। अच्छा बात करें किस धारा के कवि थे, तो ये सगुण भक्ति धारा के ये कवि माने जाते हैं, ठीक है। इनकी रचनाएं जो है दोस्तों कौन कौन सी प्रमुख इनकी रचनाएं हैं, देखिए एक तो सूरसागर है, ये एक इनका महाकाव्य है दोस्तों। इसमें क्या है, तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं तथा प्रेम का वर्णन जो है इसमें किया गया है सूरसागर में, और ये एक महाकाव्य है। अगला है दोस्तों सूरसारावली, भक्ति तथा दर्शन से संबंधित है ये दोस्तों सूरसारावली। अगला है दोस्तों साहित्य लहरी, ये काव्य शास्त्र तथा अलंकारों से जुड़ी रचना है दोस्तों सूरदास जी की साहित्य लहरी, ठीक है। इनकी जो काव्य की भाषा है दोस्तों वो ब्रज भाषा है, ठीक है, सूरदास जी के। और बात करें रस, अगर इनका जो काव्य है उसमें किस रस की प्रधानता देखने को मिलती है, तो वात्सल और श्रृंगार रस की प्रधानता जो है इनकी जो है काव्यों में देखने को मिलता है। इनके काव्य का जो विषय है दोस्तों श्री कृष्ण की लीलाएं, यशोदा का स्नेह, गोपियों का प्रेम, ठीक है। तो ये इनके काव्य का विषय रहा है। बेसिकली इसी को आधार बनाकर इन सभी चीज़ों को इन्होंने जो है रचनाएं की, ठीक है, कविताएं रची, ठीक है। आगे देखते हैं इनकी जो काव्य शैली है दोस्तों सरल तथा भावपूर्ण है।
गुरु इनके कौन थे दोस्तों? तो वल्लभाचार्य थे इनके गुरु। अष्टछाप के प्रमुख कवियों में भी इनका नाम शामिल है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं अष्टछाप के बारे में। देखिए अष्टछाप क्या है दोस्तों? तो अष्टछाप कृष्ण भक्ति से जुड़े 8 प्रमुख कवियों का समूह है, मतलब था, जो पुष्टि मार्ग परंपरा से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना विट्ठलनाथ के द्वारा हुई। वल्लभाचार्य के ये पुत्र थे दोस्तों, विट्ठलनाथ। ठीक है, 8 कवि कौन थे दोस्तों? तो देखिए सूरदास जी थे, ठीक, कुंभन दास हैं, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी और चतुर्भुज दास। तो ये 8 कवि हो गए। ठीक है दोस्तों, अष्टछाप के 8 कवि। देखिए सूरदास प्रसिद्ध है किस लिए? तो पदों के लिए ये प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों, सूरदास के जो प्रमुख पद हैं दोस्तों वो कौन कौन? देखिए जैसे मैया मोही दारू, मतलब दाऊ, यानी कि जो बलराम है, बहुत खिजायो। ठीक है, मूसो कहत माखन ना खायो। ठीक है दोस्तों, तो ये इनका जो है ये पद है। ठीक, देखिए सूरदास किसके समकालीन थे दोस्तों? तो तुलसीदास तथा कबीरदास के समकालीन माने जाते हैं सूरदास जी। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, ये भी इनका एक पद है दोस्तों। ठीक है, ये बेसिकली कृष्ण जो है भक्ति से संबंधित है, और इनका जो जितना भी इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं, ठीक है, इन सब मतलब चीज़ों का जो है वर्णन किया है अपनी जो है कविताओं में। ठीक है दोस्तों, अब अगले हैं दोस्तों तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात करते हैं। देखिए इनका जन्म 1532 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। ठीक है, जन्म स्थान इनका राजापुर, जो चित्रकूट उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ जो है इनका जो है जन्म हुआ। ठीक है, देखिए इनके माता का नाम, इनकी माता का नाम दोस्तों हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक, इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी को हुई और इनकी पत्नी का जो नाम था दोस्तों वो रत्नावली था। ठीक है, इनके गुरु जो है दोस्तों नरहरि दास थे। ठीक है दोस्तों, नरहरि दास। देखिए ये जो दोस्तों राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। ठीक है, और ये भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के मतलब उससे संबंधित है। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति, ईश्वर भक्ति काल में 2 शाखा है दोस्तों, एक तो निर्गुण भक्ति है और एक है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में दोस्तों ईश्वर को निराकार ब्रह्म के रूप में स्वीकारा गया है। ठीक है, और कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा से ही संबंधित है। सगुण भक्ति शाखा को ईश्वर को साकार रूप में स्वीकारा गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब सूरदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनका जो प्रमुख जो रचना है वो रामचरितमानस है दोस्तों। ठीक है, और ये अवधी भाषा में इन्होंने लिखा है। ठीक, हनुमान चालीसा भी इन्हीं की जो है कृति है। दोहावली हो गई, कवितावली हो गई, ठीक है, गीतावली हो गई, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, ठीक, और ये सब, और जो है बरवे वैराग संदीपनी, इन्हीं का है जो दोस्तों इन्हीं का मतलब कृति है। बरवे रामायण, बरवे छंद, इसमें जो है क्या है जो है दोस्तों जो है बरवे जो है एक छंद है, इसी के नाम पर जो है इनकी कृति का नाम बरवे रामायण पड़ा है मतलब। ठीक है, और इनका अगर बात की लालन पालन किसने किया दोस्तों? तो चुनिया एक दासी थी, उन्होंने इनका जो है लालन पालन किया था। ठीक है, सूरदास जी का। ठीक है, इन्होंने कहा जाता है कि ये जो है इतने मतलब उस समय इतने अपने पत्नी के प्रेम में पागल हो गए थे कि अपने जो है ये वहाँ पहुँच गए थे मायके, मतलब अपनी पत्नी के मायके पहुँच गए थे। तो फिर इनकी पत्नी ने जो है इनको देख के अचंभित होके जो है इनके लिए एक दोहा जो है कहा था, और वहीं से इनका जो हृदय परिवर्तन हुआ, और जो है आज आपको जो है रामचरितमानस जैसे जो है ग्रंथ आपके बीच में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हृदय परिवर्तन के कारण ही जो है इन्होंने मतलब इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। देखिए इन्होंने जब ये वहाँ गए थे जी अपने मतलब जो है अपने वाइफ यानी कि रत्नावली के मायके में, तो इनको अचंभित होकर इनके जो है इनके लिए जो है इनकी पत्नी ने जो है ये दोहा जो है कहा था कि अस्ति चर्ममय देह मम
तामे ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम में होत ना तो भयभीत। मतलब इन्होंने यही कहा था कि आप जैसे हाड़ मांस के आप जो है ये मतलब शरीर लिए हुए, अगर थोड़ा सा भी जो है आप भगवान में अपनी जो है रुचि दिखाते तो हो सकता है कि आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। ठीक, तो यही शब्द जो है सुनकर उनका जो है हृदय परिवर्तन हुआ सूरदास जी का, सॉरी तुलसीदास जी का। ठीक है, और हाँ, तुलसीदास जी का यही जो है, और इन्होंने जो है फिर जो है रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथों की रचना की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब बात करते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 RPWD एक्ट 2016। ठीक है दोस्तों, देखिए राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ठीक है, ये कब पारित हुआ? 16 सितंबर 2016 को। अच्छा, आप लोग बताइएगा ये लागू कब हुआ था? RPWD एक्ट 2016। देखिए, दिव्यांगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना इसका जो है क्या था? मुख्य उद्देश्य था RPWD एक्ट का। ठीक है, RPWD एक्ट 2016 का मुख्य उद्देश्य था कि दिव्यांगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना। ठीक है, देखिए दिव्यांग किनको कहेंगे इस एक्ट के अनुसार? RPWD एक्ट के अनुसार दिव्यांग किसे कहा जाएगा, ये परिभाषा किसको दी जाएगी? देखिए, तो कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जिसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी अक्षमता है। ठीक है, तथा इस ये जो अक्षमता है इसका जो प्रतिशत है यानी कि जो स्तर है ये 40% या उससे अधिक होना चाहिए, तब उस व्यक्ति को दिव्यांग की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, पहले इसको जो है दोस्तों विकलांग कहा जाता था। ठीक है, RPWD एक्ट 2016 में। ठीक, फिर इसका जो है नया वो आया और इसको बदल दिया गया। ठीक है, देखिए तो अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी यानी कि मोटर अक्षमता है, ठीक है, तो उसको जो है दोस्तों उसको दिव्यांग जो है दोस्तों वो कहा जाएगा। अगर किसी को जैसे शारीरिक जो है, मानसिक, ठीक है, और मोटर डिसऑर्डर है तो उसे जो है दोस्तों दिव्यांग की श्रेणी में रखा जाएगा, डिसेबिलिटी की श्रेणी में उसको जो है माना जाएगा। ठीक है, और ये स्तर जो है 40% या उससे अधिक होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, पता करा आपको कोई नॉर्मल बीमारी है और आप जो है आरक्षण मतलब किसी तरीके से जो है वो आरक्षण सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना लेते हैं और आरक्षण का लाभ उठाते हैं, तो वो आपको जो है दोस्तों दिखाना पड़ेगा कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको जो है हमें मतलब आपको 40% या उससे अधिक जो है अक्षमता जो है आपकी है। ठीक है, ऐसे नहीं आपको जो है वो मतलब आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, देखिए अब पहले जो था दोस्तों PWD एक्ट था। ठीक है, फिर उसको बदल दिया गया RPWD एक्ट, जो इसका पूरा नाम है दोस्तों राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। RPWD एक्ट ने स्थान लिया दोस्तों, तो PWD एक्ट 1995 का जो है दोस्तों वो जो है स्थान लिया RPWD एक्ट 2016 ने। देखिए PWD एक्ट 1995 क्या था दोस्तों? तो ये था पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। इसमें जो है दोस्तों विकलांगों, इसमें जो है दिव्यांग को विकलांग कहा गया था। ठीक, फिर उसका जो परिवर्तन हुआ तो RPWD एक्ट 2016 में इसको जो है विकलांग की परिभाषा जो है बदल दी गई और दिव्यांग उसको कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, देखिए PWD एक्ट 1995 का जो था दोस्तों इसमें 7 प्रकार की दिव्यांगता बताई गई। ठीक है दोस्तों, देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। ठीक है, दिव्यांगता के प्रकार। ठीक, इसमें बताई गई थी जो है 1995 की 7 प्रकार की दिव्यांगता होती है, लेकिन RPWD 2016 के अनुसार दोस्तों 21 प्रकार की जो है दिव्यांगता वो है दोस्तों वो बताई गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे। इसमें साथ एक स्लाइड मिस हो गई है, उसमें मैंने पूरी जो है स्लाइड जो है 21 जितनी मतलब 21 आपके अंदर जो स्लाइड है RPWD एक्ट 2016 के अनुसार 21 प्रकार की जो दिव्यांगता बताई गई है
उसकी जो है हमने जो है एक स्लाइड बनाई थी, वो शायद मिस हो गई है, तो मैं आपको उसको जो है प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम प्रमुख त्योहारों के बारे में बात करते हैं। जैसे ओणम जो त्यौहार है, मैं अभी तक दोस्तों एक भी पॉइंट जो है आपकी किताब से बाहर नहीं गया हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें मैंने ऐड की हैं, लेकिन वो फालतू चीज़ कोई भी नहीं है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही चीज़ें शामिल की गई हैं। देखिए, ओणम जो है दोस्तों ये कहाँ मनाया जाता है? केरल का एक प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। श्रावण माह में मनाया जाता है और मलयालम भाषा में ओणम को चिंग मासम कहा जाता है। चिंग मासम याद रखेंगे। राजा महाबली की कथा से ये प्रेरित है दोस्तों, ठीक है। मान्यता है कि प्रत्येक वर्ष महाबली जो है तिरुओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। बेसिकली ये क्या है दोस्तों? ये फसल त्यौहार है, ठीक है, एक उत्सव है, ठीक है। और ओणम जो है दोस्तों, अच्छा, या अगर हम बात करें दोस्तों कि केरल का जो नव वर्ष है, ठीक है, उसको मतलब जैसे उत्तर भारत में मकर संक्रांति हिंदुओं का जो है प्रमुख त्यौहार है, नव वर्ष यहीं से शुरुआत होता है, विक्रम संवत जो हमारा कैलेंडर है, ठीक है, हिंदू कैलेंडर, उसके अनुसार। तो उसी को केरल में जो दोस्तों उसको विशु कहा जाता है, ठीक। और ओणम एक अलग प्रकार का त्यौहार है, ठीक। ये एक फसल त्यौहार है, उत्सव है, हर्षोल्लास से भरा हुआ त्यौहार है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नववर्ष अगर पूछेगा केरल में नववर्ष को किस रूप में मनाते हैं, तो विशु के रूप में आप लोग बताएंगे, विशु, ठीक। अब देखते हैं जो केरल का जो 5 दिन तक जो है ओणम मनाया जाता है दोस्तों केरल में, ठीक है। पहला दिन उसको पुक्कलम कहा जाता है। घरों की इसमें लिपाई पुताई और स्वच्छता पर जो है ध्यान रखा जाता है। विष्णु तथा महाबली की मूर्तियों को एक साथ जो है इसमें सजाया जाता है पहले दिन, ठीक है दोस्तों। बेसिकली जो कथा है विष्णु और महाबली की एक कथा जो है उससे संबंधित है ओणम का त्यौहार। दूसरा दिन जो है दोस्तों वो तिरुओणम कहता है। मतलब तिरुओणम होता है परिवारजनों के साथ मतलब परिवारजनों के मिलन तथा आपसी प्रेम का एक प्रतीक है। दूसरा दिन जो है जिसको तिरुओणम कहा जाता है। केले के पत्ते पर मतलब इस दिन दूसरे दिन जो है केले के पत्ते पर एक साथ मध्याह्न भोजन का आयोजन किया जाता है इसमें, ठीक है दोस्तों। देखिए व्यंजन अगर बात करें इसमें तो व्यंजन यानी कि पकवानों की, तो पायसम, ठीक, पायसम एक खीर होता है, ठीक है दोस्तों। उप्पेरी, इस पकौड़ी कहा जाता है, इसको पकौड़ी को उप्पेरी कहते हैं केरला में, ठीक है। दाल चावल सांभर खिचड़ी पापड़ ये सब जो है दोस्तों इसी त्यौहार के दिन जो है ये विभिन्न व्यंजन बनाए जाते हैं और जो है इसको जो है अपने सभी लोग जो है परिवार के साथ मिलके खाते हैं और इसका जो है उल्लास मतलब हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। केरल की प्रमुख फसल की अगर बात करें दोस्तों तो धान है, नारियल है, केला है, ठीक है दोस्तों। देखिए ओणम के त्यौहार के दिन नृत्य भी होता है, ठीक है दोस्तों, जिसको कैको टिक्कली कहा जाता है, कैको टिक्कली, ठीक है दोस्तों। ये महिलाओं तथा बालिकाओं के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब कुछ स्पेशल चीज़ें देखते हैं नोट करके। देखिए जलीकट्टू जो है दोस्तों ये बैल दौड़ होता है, ठीक है, ये तमिलनाडु में होता है दोस्तों, ठीक है। पोंगल यानी कि जो मकर संक्रांति, देखिए तमिलनाडु में पोंगल, ठीक है, तमिलनाडु में क्या कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन दोस्तों, जो मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है, ठीक है। उसी दिन जो है जलीकट्टू आयोजन होता है तमिलनाडु में। और एक ये क्या है दोस्तों, तो ये एक बैल दौड़ होता है, ठीक है। और एक होता है मकर बिलक्कू, ये केरल में मनाया जाता है दोस्तों। ये एक धार्मिक उत्सव है और ये सबरीमाला मंदिर से संबंधित है दोस्तों। इसमें क्या होता है तो भगवान अयप्पा को ये समर्पित है, उनकी पूजा की जाती है दोस्तों, ठीक है। सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा की पूजा करते हैं केरल के निवासी, ठीक है दोस्तों। उसी को मकर बिलक्कू त्यौहार कहा जाता है, ठीक। देखिए केरल का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों कथकली और मोहिनी अट्टम, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा पोंगल जो है तमिलनाडु का है या जो है केरल का है, ठीक। इसमें जो है आप लोग बताइएगा, ठीक है। हो सकता है हमसे कुछ गलती हो गई हो तो आप लोग जो है इसको बताइएगा कि पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है या केरल का है, ठीक है। देखिए नोट, कर्नाटक में कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान जो है दोस्तों कहाँ का है, ये एक
लोक नृत्य है कर्नाटक का ही। अगर बात करेगा कर्नाटक का तो कुचिपुड़ी, आप याद कर सकते हैं कच्ची पूड़ी से, कच्ची पूड़ी, का से कच्ची, पा से पूड़ी, यानी कि कुचिपुड़ी और का से कर्नाटक। ठीक है दोस्तों। तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखिए नोट करके चीज़ें लिखे। नौका दौड़ जो है दोस्तों वेल्लम कली, ठीक है, ये केरल में वेल्लम कली एक नौका दौड़ होती है जिसको वेल्लम कली कहा जाता है। इसका आयोजन ओणम के समय ही किया जाता है, वेल्लम कली का। ठीक है दोस्तों। एक होता है कलारी पयट्टू, ये भारत की प्राचीनतम युद्ध कलाओं में से एक है दोस्तों, कलारी पयट्टू। ठीक है, इसी को ही दोस्तों अन्य नाम इसका है मार्शल आर्ट, कलारी पयट्टू का ही। ठीक, और ये केरल का ही है दोस्तों। ठीक है, कलारी पयट्टू। ठीक है, और ये आत्मरक्षा कला है एक प्रकार की। ठीक है, और इसकी जो मतलब जनक हैं वो अगस्त्य मुनि माने जाते हैं कलारी पयट्टू के। इसका उद्गम अगर बात करें तो दक्षिण भारत, बेसिकली केरल राज्य से इसका उद्गम माना जाता है। ये लगभग 3000 साल पुरानी जो है आत्मरक्षा कला है या मार्शल आर्ट है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख हेल्पलाइन नंबर के बारे में जो आपके बुक्स में दी गई है। देखिए 102 या 100 तो पुलिस हेल्पलाइन है। ठीक है, अब ये नहीं है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ये नहीं, अब 112 हो गया है। ठीक है, ये पहले थी। ठीक है, तो याद रखेंगे 112 112। ठीक है, तो ये क्या है, पुलिस हेल्पलाइन है। ठीक है, ये 100 और 102 नहीं है। ठीक है, 108 एम्बुलेंस सेवा, 139 रेलवे पूछताछ, 1090 या 1091 महिला हेल्पलाइन है दोस्तों। ठीक है, वीमेन हेल्पलाइन। ठीक है दोस्तों। 101 फायर ब्रिगेड हेल्पलाइन है, 103 मेडिकल हेल्पलाइन है दोस्तों। ठीक है, आप लोग बताइए सीएम हेल्पलाइन का कितना है? 1076 है क्या? बताएंगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्या 1076 सीएम हेल्पलाइन है या कुछ और है? देखिए 1096 नेचुरल डिजास्टर हेल्पलाइन, ठीक, प्राकृतिक आपदा के लिए। ठीक है दोस्तों। 1096 1098 बाल हेल्पलाइन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चिल्ड्रन हेल्पलाइन। अब बात करते हैं हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में। हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में देखिए, हज़रत मोहम्मद साहब ने जो है उनके बारे में चर्चा करते हैं। इनका कथन है दोस्तों कि ईश्वर एक है और वह एकता को पसंद करता है, यानी कि इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया था। ठीक, इन्हीं का ही कथन है दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है। इन्होंने एकेश्वरवाद की वो कही कि अल्लाह ही मतलब ईश्वर एक ही है और वह एकता और जो है उसको पसंद करता है। एकेश्वरवाद के इन्होंने जो है संकल्पना दी थी। इनका जन्म मक्का में जो सऊदी अरब में पड़ता है वहाँ हुआ था। कब? 570 एडी। एडी का मतलब क्या होता है दोस्तों? आफ्टर डोमिनी, यानी कि ईसवी। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ठीक है, पहले समय को, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहते हैं? BCE कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, और इनकी अगर बात करें, इनकी मृत्यु 632 में हुई एडी, यानी कि ईसवी में ही। ठीक है, इनकी माता का नाम आमीना था दोस्तों, अमीना नहीं, आमीना, अमीना नहीं कहेंगे, आमीना। ठीक है, इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह था। ठीक, इनके दादा दोस्तों वो अब्दुल मुतल्लिब थे। इन्होंने जो है अब्दुल मुतल्लिब ने मोहम्मद साहब का लालन पालन किया। ठीक, क्यों? क्योंकि ये 6 वर्ष की अवस्था में ही दोस्तों इनके माता पिता का जो दोस्तों वो देहांत हो गया था। ठीक है, तो इनका लालन पालन बेसिकली इनके दादा जिनका नाम था अब्दुल मुतल्लिब और इनके चाचा, ठीक, 2 लोगों ने, इनके चाचा का नाम अबू तालिब था। इन दोनों ने मिलकर जो है इनका लालन पालन किया मोहम्मद साहब का। इनके चचेरे भाई का नाम हजरत अली था दोस्तों। अच्छा, बात करें मोहम्मद साहब का पूरा नाम तो अबू अल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह।
इतना बड़ा नाम था इनका, ठीक है। इस्लाम धर्म के संस्थापक तथा अंतिम पैगंबर, यानी कि पैगंबर माने जाते हैं। पैगंबर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट, ठीक है। देखिए इनके प्रमुख जो ग्रंथ है दोस्तों, इस्लाम धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है कुरान है दोस्तों। कुरान बेसिकली क्या है, इसमें हर मोहम्मद साहब जो है अल्लाह का जो है मतलब क्या है, मतलब भगवान जो मानते हैं मुस्लिम धर्म के लोग, उनकी पवित्र पुस्तक है ये दोस्तों, ठीक है। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है। देखिए अल्लाह का संदेश दिया इनको जो है दोस्तों जिब्राइल ने। मोहम्मद साहब को अल्लाह का संदेश किसने दिया था? तो जिब्राइल ने जो है संदेश दिया था, ठीक है। देखिए मोहम्मद साहब ने ध्यान और चिंतन किया और इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई दोस्तों, वो एक गुफा है जिसका नाम है हीरा, जो मक्का में पड़ती है, वहीं पर इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है दोस्तों। इस्लाम में दोस्तों प्रमुख जो पिलर माने जाते हैं, इस्लाम धर्म की जो नींव है ये 5 पिलर पे डिसाइड होती है दोस्तों। इसमें हर एक नागरिक को जो दोस्तों शहादा, यानी कि इस्लाम धर्म को मानना, ठीक है। नमाज, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, जो इस्लाम धर्म के जो भी अनुयायी हैं उनको पढ़ना है। ज़कात यानी कि गरीबों को जो है गरीबों की सहायता करना। ज़कात माने क्या होता है? दान देना, ठीक है। रोज़ा, और एक है दोस्तों हज, यहाँ लिखना भूल गया, हज या इसी को उमराह कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो है ये 5 पिलर हैं दोस्तों। हज जो होता है बेसिकली उसमें कम से कम एक बार जो भी इस्लाम धर्म का अनुयायी है उसको जो है मक्का, यानी कि जो मक्का की है मतलब हज यात्रा, उसको एक जीवन में एक बार करनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 पिलर माने जाते हैं। देखिए हज की यात्रा कहाँ होती है? तो मस्जिद अल हरम एक पवित्र मस्जिद है, ठीक है। इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र मस्जिद है, ये मक्का में है दोस्तों, ठीक है। यहाँ हज यात्रा जो है, हज यात्रा के लिए यहाँ जो है देश पूरे विदेश से जो है दोस्तों ऑल ओवर वर्ल्ड से मुस्लिम समुदाय यहाँ इकट्ठा होता है, और यहीं पर जो है दोस्तों काले रंग का काबा है, ठीक है, उसकी जो है परिक्रमा करते हैं, उसको चूमते हैं ये लोग, ठीक है, मुस्लिम धर्म के लोग, ठीक। और इस मस्जिद का क्या नाम है दोस्तों? मस्जिद अल हरम, ठीक है। इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र मस्जिद है, ठीक है। ये मक्का में ही स्थित है। देखिए मस्जिद अल नबवी जो है दोस्तों, ये मोहम्मद साहब ने बनवाया था, ठीक है। और यहाँ मोहम्मद साहब की कब्र है दोस्तों, ठीक है, और ये मदीना में है। और मस्जिद अल हरम की बात करें तो ये मक्का में है, ठीक है, मक्का में है, और ये मदीना में है दोस्तों, ठीक है। देखिए हिजरी संवत एक होता है दोस्तों, तो ये इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत होती है, यानी कि इस्लामी कैलेंडर के अनुसार इस्लाम धर्म का नव वर्ष माना जाता है हिजरी संवत, और इसकी शुरुआत 622 AD में हुई थी दोस्तों। अच्छा, इसकी हिजरा या हिजरत की शुरुआत कब? तो मोहम्मद साहब ने जब जो है 622 AD में मक्का से मदीना की यात्रा की थी, वहीं से जो दोस्तों हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। 622 AD जब वो एक हिजरत कहा जाता है 622 AD को, ठीक है। देखिए यहाँ मैप में आप समझिए कि ये है अपना देश इंडिया, ठीक है। और अगर हम इसको जो है डिवाइड करें, देखिए तो सभी को पता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक। तो जो है मदीना कहाँ पड़ता है? ये मतलब सऊदी अरबिया है ये, ठीक है। और यहाँ है, यहाँ है मदीना, और यहाँ पड़ता है मक्का। तो हज़रत मोहम्मद साहब ने जो है दोस्तों जब मक्का से मदीना की जब यात्रा की थी, ठीक है, यह है मदीना और यह है मक्का यहाँ पर। तो जब मक्का से मदीना की यात्रा की 622 AD में, ठीक है दोस्तों, यह ध्यान रखेंगे, मदीना से मक्का की यात्रा नहीं की थी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की थी 622 AD में, इसी को जो है हिजरी संवत की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, ठीक है। तो ये जो है मैप है दोस्तों, और वेस्ट साइड में भारत के जो पश्चिम में पड़ता है दोस्तों मदीना। आप लोगों ने देखा होगा कि मुस्लिम धर्म के लोग जो है पश्चिम धर्म में जो है नमाज पढ़ते हैं, पश्चिम मतलब पश्चिम की तरफ मुंह करके, ठीक है, क्योंकि जो इनका पवित्र स्थल है जो मक्का में ही है, और वो भारत से
पश्चिम वेस्ट साइड में पड़ता है। ठीक, देखिए अगर बात करें मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं हैं, ठीक, और या इनके उपदेशों का जो संकलन है वो हदीस में किया गया, हदीस। ठीक है, और कुरान क्या है दोस्तों? तो कुरान क्या है? इस्लाम धर्म की शिक्षा है उसमें। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए प्रमुख धर्मों के नववर्ष के नाम, जैसे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति एक्सेट्रा। ठीक है, मुस्लिम हिजरत कह सकते हैं आप, यहाँ से मतलब इनकी जो है शुरुआत होती है। ठीक है, ईसाई में ग्रिगोरियन के अनुसार न्यू ईयर मनाया जाता है, और पारसी धर्म का नवरोज है दोस्तों। ठीक, नवरोज का त्यौहार। ठीक है, अच्छा बात करें जो है विभिन्न धर्मों के प्रमुख कैलेंडर के बारे में। ठीक है, तो देखिए हिंदू धर्म का जो है विक्रम संवत है, यह 57 BC से शुरू होता है। मुस्लिम धर्म का हिजरी संवत है 622 AD से शुरू होता है, और ईसाई धर्म का ग्रिगोरियन है दोस्तों। ईसा मसीह के जन्म से ही ये शुरू माना जाता है। बौद्ध धर्म का बौद्ध संवत है दोस्तों 543 BC से शुरू होता है। सिख का नानक शाही संवत है दोस्तों, ये 1469 AD से शुरू होता है, यानी कि ईस्वी से। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदू धर्म के नवरत्नों के अलावा जो है अलग अलग जो नाम है दोस्तों, मतलब नववर्ष जो है, नवरत्न नहीं, नववर्ष के जो अलग अलग नाम हैं उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए मकर संक्रांति और खिचड़ी ये उत्तर भारत में बेसिकली बिहार और यूपी में जो है मनाया जाता है। ठीक है, ये जनवरी माह में। ठीक है, ये जो है क्या है, उत्तर भारत यानी कि यूपी बिहार और हिंदू धर्म से नववर्ष की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है, मकर संक्रांति या इसी को खिचड़ी से। ठीक है, बैसाखी जो है दोस्तों ये अप्रैल में मनाया जाता है, पंजाबी धर्म मतलब पंजाब। ठीक, जो है सिखों का ये नववर्ष माना जाता है। कश्मीर में नवरेह कहते हैं। ठीक है, कश्मीरी पंडितों का ये नववर्ष है दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के लोगों में नववर्ष के रूप में गुड़ी पड़वा मनाई जाती है। ठीक है, गुजरात में बेस्टू वरस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्टू वरस नववर्ष के रूप में गुजराती लोग मनाते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का एक ही है दोस्तों, उगादी के रूप में नववर्ष का सेलिब्रेशन होता है। तमिलनाडु में पुथंडू मनाया जाता है दोस्तों। केरल में विशु मनाया जाता है, हमने ऊपर आपको बताया था नववर्ष के रूप में, याद रखना। ओणम जो है फसल हुआ खुशी का एक पर्व है। ठीक है, ना कि नववर्ष है। ठीक है, केरल का अगर नववर्ष पूछेगा तो आप विशु बताएंगे। असम का दोस्तों रोंगाली बिहू, ऐसे बहुत होता है असम में। ठीक है, भोगाली बिहू, कोंगाली बिहू, ये सब नहीं है। कोंगाली भोगाली ये सब नववर्ष नहीं होता है, ये सब एक फसलों उत्सव है। लेकिन ये जो रोंगाली बिहू है ये जो है असमी लोगों का, असमी जनजातियों का जो है नववर्ष होता है। ये हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है, ये भी याद रखेंगे। रोंगाली पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख नववर्ष के रूप में मनाई जाती है। ओडिशा में दोस्तों पड़ा संक्रांति मनाया जाता है नववर्ष के रूप में। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है, जैसे बाल अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार और बाल श्रम उन्मूलन। ठीक है दोस्तों, देखिए संविधान, देखिए बाल अधिकार के बारे में अगर बात करें तो कह रहा है कि संविधान द्वारा बच्चों को प्रदत्त अधिकारों को बाल अधिकार कहा जाता है। इन्हें 4 भाग में बांटा गया है। तो बाल अधिकार कितने हैं दोस्तों? 4। कौन कौन से? जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, संरक्षण का अधिकार है, सहभागिता का अधिकार है और विकास का अधिकार है। ठीक, हर प्राणी अपने अनुसार उसको ये मतलब बाल अधिकार दिया गया है। ठीक है, बच्चों को। देखिए शिक्षा का अधिकार अगर बात करें तो हमारे देश में सॉरी दोस्तों, देखिए हमारे देश में अगर शिक्षा का अधिकार बात करें तो हमारे देश में 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। यह पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बेसिकली ये क्या राइट देता है? तो 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराता है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और ये लागू हुआ अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में। ठीक है, बाल श्रम उन्मूलन, तो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको जो है मजदूरी, ठीक है, काम पर रखना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम
1986 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे जो जीवन के जो जोखिम वाले व्यवसाय हैं उनमें जो है शामिल करने पर जो है कानूनी कार्रवाई यानी कि रोक लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा जो है कह रहा है कि जो है 14 साल से जो कम आयु के बच्चे हैं, ठीक है, उनका बाल शोषण नहीं होना चाहिए। ठीक, उनको जबरन जो है बलात् श्रम में नहीं लगाना चाहिए। ठीक, तो ये उनका मतलब क्या है, बचाव करता है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं दोस्तों मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। अभी हमने बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इन सब से बारे में बात की, तो अब हम बात करते हैं मूल अधिकारों के बारे में। देखिए भारत के संविधान के अनुसार, देखिए मूल अधिकार जो है दोस्तों, ये संविधान ने जो है नागरिकों को दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुल 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है इसको हटा दिया गया। ठीक, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए 6 मूल अधिकार वो कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, कोई भी आदमी किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, उसको जो है संविधान ने हक दिया है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। ठीक है, सभी लोग, कोई भी आदमी शिक्षा ले सकता है इस देश में। ठीक है, संवैधानिक उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए संविधान उपचार का अधिकार भी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और B.R. अम्बेडकर साहब ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ये बात आप याद रखेंगे। आर्टिकल 3 यानी कि भाग 3 में आता है ये। ठीक है, यह अधिकार संवैधानिक उपचार का याद रखना। भाग 3 को जो है कहा गया है अम्बेडकर के द्वारा कि ये जो है संविधान की आत्मा, हृदय और आत्मा क्या मतलब है। ठीक है, हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। देखिए कुछ, जैसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी था। ठीक है, यानी कि संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन इसको हटा दिया गया दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसको जो है क्वैश कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए अब बात करते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों, तो ये नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, कि नागरिकों का अपना कर्तव्य होगा। ठीक है, देश के प्रति, जैसे देश के प्रति ईमानदार रहना। ठीक है, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय फ्लैग, ठीक है, भारतीय विरासत के संरक्षण करना। ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है नागरिकों के जो है ये मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों बताए गए हैं। जैसे संविधान का पालन करना, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे। ठीक है, उसको अपने हृदय में सजोए। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ठीक है, देश की एकता और अखंडता बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। देश की रक्षा करना, भाईचारा बढ़ाना, संस्कृति की रक्षा करना। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। ठीक है, अंधविश्वास से मतलब दूर रहना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि छुआछूत, कुरीति, अंधविश्वासों से अपने आप को बचाना। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा हो गया। ठीक है, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। ठीक है, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, ये भी जो है माता पिता का ये क्या है, मौलिक कर्तव्य भी है, ये याद रखना। ठीक है, मतलब हर नागरिक का भी है ये। देखिए मौलिक कर्तव्य भाग जो है 5A में जो है बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, 1976 42वें संशोधन मतलब जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 मतलब 10 मौलिक कर्तव्य उस समय थे, लेकिन बाद में 11वां जब जोड़ा गया तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया दोस्तों। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना यही जुड़ा था। ठीक है, याद रखेंगे आप, ये हर व्यक्ति का, हर माता पिता का कर्तव्य है। ठीक, अब देखिए जैसे बात करते हैं कि संख्या भाग प्रकृति, जैसे मूल अधिकार की संख्या 6 है, मौलिक कर्तव्य 11 है। मूल अधिकार पार्ट भाग 3 में सम्मिलित है, और मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों पार्ट मतलब भाग 4A में सम्मिलित है। ठीक है, मूल अधिकार की प्रकृति है, अधिकार है एक, और ये क्या है, एक ड्यूटी है दोस्तों। कर्तव्य क्या है, ये एक ड्यूटी है, कर्तव्य है। ठीक है,
देखिए मानव अधिकार एक होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मानव अधिकार वह अधिकार हैं जो हर इंसान को सिर्फ इंसान होने के कारण मिलते हैं, बिना किसी भेदभाव के, जैसे जाति धर्म लिंग भेद आदि को जो है वरीयता को, मतलब इसमें जो है इन सबको परे होकर जो है मानव को मानव अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, हर व्यक्ति को जीने, इसकी क्या परिभाषा है मूल मानव अधिकार की, तो हर व्यक्ति को जीने, स्वतंत्र रहने, सम्मान के साथ जीवन जीने और विकास करने का अधिकार है। इन्हीं को मानव अधिकार कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR की घोषणा की गई। ठीक है, 1948 में। ठीक है, और ये जो संस्था जो घोषणा की थी UDHR को, वो यूनाइटेड नेशन थी दोस्तों। इसमें 30 अधिकार जो है दोस्तों वो नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक, भारत में मानव अधिकार की क्या स्थिति है? देखिए भारत में इसकी रक्षा के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC बनाई गई है और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसका काम क्या है दोस्तों? तो मानव अधिकारों की रक्षा और शिकायतों की जांच करना। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और वर्तमान में इसके जो है महानिदेशक कौन है? ठीक है, MD कौन है, आप ये बताएंगे। ठीक है, NHRC के। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन राइट्स कमीशन के। देखिए कुछ प्रमुख जो है अधिकार जो है जैसे जो दिए गए हैं मानव अधिकार, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। ठीक, तो एक बात याद रखेंगे कि मूल अधिकार और मानव अधिकार में कंपेयर करके पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जो है दोनों में शामिल है या कौन सा एक में ही शामिल, कौन सा दोनों में शामिल नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको ध्यान से आप लोग जो है दोस्तों पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं दोस्तों कि विशेष बात के बारे में अगर बात करें मूल अधिकारों की, तो देखिए भारत में मूल अधिकार ही मानव अधिकार का प्रमुख हिस्सा है दोस्तों, याद रखेंगे। तो भारत में जो मूल अधिकार है दोस्तों वही जो है मानव अधिकार का प्रमुख हिस्सा माना गया है। अब बात करते हैं जो 6 से 14 वर्ष की जो बात कही गई है शिक्षा के लिए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो मुहैया कराना है, तो ये कहाँ कहाँ बात की गई? तो देखिए पहले तो इसकी बात की गई मूल अधिकार में, दूसरी इसकी जिक्र जो है इसका जिक्र DPSP में, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी इसकी चर्चा की गई है। और एक है दोस्तों मौलिक कर्तव्य में भी इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराना। ठीक है, 3 जगह इसकी चर्चा है, एक तो मूल अधिकार में, दूसरा DPSP में और तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी में, यानी कि मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में भी है, DPSP में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसकी जो है व्याख्या की गई है। देखिए अच्छा बात करें मूल अधिकार में, तो इसमें अनुच्छेद 21(1) के तहत बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। इसे जो है 2002 के 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, आर्टिकल 21(a) को। ठीक है दोस्तों, 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। अब DPSP के बारे में बात करें तो इसमें कहाँ की मतलब कही गई है, तो देखिए आर्टिकल जो 45 है उसमें जो है इसकी बात की गई, तो 14 वर्ष तक की शिक्षा देने की बात है। इसमें 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, देखभाल और शिक्षा की बात भी की गई है। ठीक है, 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के बारे में बात किया गया है DPSP में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी में भी इसकी बात हुई है, तो इसके लिए अनुच्छेद है 51(a) के। ठीक है, माता पिता का यह कर्तव्य होगा दोस्तों कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो है स्कूल भेजें। ठीक है दोस्तों, ये माता पिता का कर्तव्य है दोस्तों। ठीक, 51(a) में इसका जिक्र हुआ है। अब देखते हैं कुछ प्रमुख योजना के बारे में बात करते हैं। देखिए 2014-15 में एक योजना चालू हुई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है दोस्तों, इसमें हर बैंक में व्यक्ति का जो है खाता खोलना था, मतलब हर व्यक्ति का बैंक में खाता खोलना। देखिए स्वच्छ भारत मिशन 2014-15 में ही शुरू हुआ, सफाई और शौचालय का निर्माण से संबंधित। मेक इन इंडिया ये भी 2014-15, भारत में उत्पादन जो है बढ़ाना, मतलब मेक इन इंडिया स्वदेशी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग को, इनोवेशन को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन शुरू हुआ। ठीक है, स्किल इंडिया मिशन शुरू हुआ। ठीक है, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना, स्किल इंडिया। ठीक है, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी
जो है वो शुरू की गई 2015 और 16 में। 2016-18 से बात करें तो देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू हुई, स्टैंड अप इंडिया SC/ST और महिलाओं को बिजनेस में सहायता के लिए, ठीक है। आयुष्मान भारत जिसमें 5 लाख का कैशलेस फ्री जो है इलाज जो है दिया गया है, मतलब ये योजना शुरू की गई। 18 से 20 तक के दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई, सबके लिए घर की संकल्पना दी गई। और PM किसान सम्मान निधि योजना ये जो है किसानों को 6,000 सालाना जो है दोस्तों दिया जाएगा, ठीक। 3 किस्तें होंगी 2-2 हज़ार रुपये की, ठीक है, 6,000 सालाना, ठीक। 2020 और 22 में दोस्तों जो आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू हुआ, ठीक, और PM गरीब कल्याण योजना शुरू की गई, ठीक है दोस्तों। अब बात करें 2022 से 26 तो गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए शुरू किया गई योजना है, ठीक है। और नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 सभी को पता ही है लाई गई, नई शिक्षा नीति, ठीक है दोस्तों। अब देखिए स्टार्टअप इंडिया भी 2020 में ही, मतलब 16 से 20 में शुरू हुआ, 22 से 26 के बीच, ठीक है। अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को। भारत को साफ सुथरा बनाना इसका उद्देश्य था। मेक इन इंडिया दोस्तों ये 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई और इसका उद्देश्य था दोस्तों बेटी को बचाना और उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, ठीक है। बेटियों को बचाना, ठीक है, और उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना, ठीक है दोस्तों। मिड डे मील योजना भी शुरू हुई थी दोस्तों, ठीक है। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी दोस्तों और बाद में इसका नाम बदल दिया गया, PM पोषण स्कीम कर दिया गया 2021 में, ठीक है दोस्तों। तो याद रखेंगे इसका उद्देश्य क्या था PM पोषण स्कीम का, तो बच्चों को निःशुल्क भोजन और इसका एक नामांकन भी बढ़ाना भी ये बहुत ही ज़रूरी है, नामांकन बढ़ाना दोस्तों मिड डे मील का, ये भी एक इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना, ठीक है। वही देखिए कुपोषण कम करना, ठीक है दोस्तों, बच्चों में कुपोषण जो है वो उसको कम करना, ठीक है। देखिए सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूल के बच्चों को इसमें लिया गया, ठीक है। 1 से 8 तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे इसमें शामिल थे। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, बेसिकली 1 से 8 वर्ष की जो शिक्षा होती है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही होती है, ठीक है। 6 वर्ष से उनका विद्यालय शुरू हो जाता है, 6 साल में कक्षा 1 में बच्चा जो प्रवेश लेता है, उससे पहले प्री प्राइमरी, ठीक है, जिसको आप आंगनबाड़ी कहते हैं, उसमें वो पढ़ता है, ठीक है। देखिए मिड डे मील स्कीम क्या है दोस्तों, तुम्हारा चलिए मिड डे मील आपकी हो गई, ठीक है। देखिए अब मिड डे मील के बारे में कुछ और बातें जो है चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, तो तमिलनाडु में दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री के कामराज ने इसको शुरू किया था 1960 के दशक में, ठीक है। बाद में MG रामचंद्रन ने दोस्तों 1982 में इसे बड़े स्तर पर लागू किया। तो अगर आपसे पूछेगा सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई, तो तमिलनाडु में दोस्तों। अच्छा ये बताएंगे आपको तमिलनाडु के कौन सा डिस्ट्रिक्ट था जहाँ ये शुरू हुई थी और कौन से गांव में शुरू हुई थी, ये बताइएगा, ठीक है। मिड डे मील योजना पूरे भारत में कब लागू हुई, तो 1950 में, और साथ में जब पूरे भारत में लागू हुई तो उसमें यूपी में भी जो है दोस्तों ये 1995 में ही शुरू हो गई थी। केंद्र सरकार ने इसे पूरे देश में शुरू किया था। उत्तर प्रदेश में लागू 1995-96 के आसपास, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका दोस्तों आज का जो ये पूरा कंप्लीट कलरव 1 शॉट, ठीक है दोस्तों। हमने एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म कर दिया, ठीक। अब अगली वीडियो कक्षा 5 की होगी कलरव की, ठीक है। उसका कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक। तो आशा करता है दोस्तों कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, ठीक है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसकी PDF आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल, इसी चैनल के नाम से है टेलीग्राम चैनल, वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक। तो आज हमने कलरव कक्षा 3, ठीक, जो है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की बुक जो है हिंदी की, ठीक है, कक्षा 4 की, उसको हमने कवर कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों जो है किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।